Welcome back to Headlines Today. Let's go cross straight to Sonipat in Haryana, where Rahul Gandhi is speaking to farmers. इनसाइडर और आउटसाइडर की बात की। आपने कहा कि सालों से हम गुजरात में कच्छ में हम सालों से काम कर रहे हैं। सालों से हम वहां अपना बैठ जाइए प्लीज, आपके पास आएंगे। सालों से हम काम कर रहे हैं, सालों से हम पसीना दे रहे हैं, और फिर एक दिन इनसाइडर आउटसाइडर बन गया। आपके लोग हमारे पास भी आए थे, आप आए थे, और ये जो डेलीगेशन आया था, आपको याद होगा कि उस डेलीगेशन में लोग रो रहे थे। सही बात है, रो रहे थे, और वो मुझसे कह रहे थे कि देखिए हम हिंदुस्तानी हैं या हम आउटसाइडर हैं, आप हमें बता दीजिए। हम पाकिस्तान से आए, हमने जमीन को तैयार किया, और आज हमें कहा जा रहा है कि आप आउटसाइडर हो। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के थिंकिंग में फर्क क्या है? हमारे लिए सब के सब इनसाइडर हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का, वो हमारे लिए सब इनसाइडर है। अगर हिंदुस्तानी अमेरिका में भी हो तब भी वो हमारे लिए इनसाइडर है, क्योंकि हमारे लिए हिंदुस्तान एक सोच है। और उनके लिए क्या होता है? उनके लिए महाराष्ट्र में यूपी वाला आउटसाइडर होता है, गुजरात में पंजाब वाला आउटसाइडर होता है, पंजाब में हरियाणा वाला आउटसाइडर होता है। जहां भी वो जाते हैं, किसी ना किसी को वो इनसाइडर बना देते हैं और किसी ना किसी को वो आउटसाइडर बना देते हैं, और यही उनकी राजनीति है। ये उनमें और हम में फर्क है। आप देखिए, हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, आप हमारे लिए इनसाइडर हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हमने राजनीति की है, और आप 70, 80, 100 साल से देख लीजिए कांग्रेस पार्टी की राजनीति, किसानों की हमने 100% मदद की। हरी क्रांति, दूध की क्रांति, लोन वेवर, लैंड एक्विजिशन बिल, तो जो भी हम कर सकते हैं, आरटीआई आप जोड़ रहे हैं, बैंक नेशनलाइजेशन, जो भी हमारी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम्स आपके लिए। और हमारी सोच क्या है? और सिर्फ किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए सोच यह है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के नीचे एक सिक्योरिटी का फर्श होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस फर्श से गिर ना पाए। हाँ, तो राइट्स बेस्ड पैराडाइम जो होता है, अधिकार की जो हम बात करते हैं, चाहे वो सूचना का अधिकार हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा का हो, हमारी सोच है कि सबके नीचे, पैरों के नीचे एक मजबूत फर्श बन जाए कि वो उस फर्श से नीचे ना जा पाए, जरूर ऊपर चढ़ जाए और उसको ऊपर बढ़ाया जाए, मगर वो उससे गिरे ना। ये हमारी थिंकिंग है, और यही हम किसानों के लिए करना चाहते हैं। और फर्श कैसे बनेगी वो आज आपने हमें बताया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से। एक चर्चा कांग्रेस पार्टी में दूसरी चल रही है, जो अभी महिला मेरे पास बैठी थी, राइट टू हेल्थ, कि भाई राजस्थान में हमने इसको चालू किया और ये हम पूरे हिंदुस्तान में इसको चालू करने की सोच रहे हैं, कि जैसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट टू रोजगार देते हैं, वही हम हेल्थ के लिए करें, कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई किसान ना हो, कोई गरीब ना हो जिसको बीमारी से कष्ट उठाना पाए और उठाना पड़े। तो ये हमारी ओवरऑल थिंकिंग है।
एफडीआई की बात की, और यहां किसी ने कहा कि भाई हमारे बेटे किसान नहीं बनना चाहते, आपने कहा था। अब कितने लोग यहां अपने बेटों को खेत में काम करते हुए देखना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता। तो हमारी सोच क्या है? हम आपसे यह नहीं कहना चाहते हैं कि भाई आपके बेटों को खेती नहीं करनी चाहिए, वो डिसीजन आपका है, वो डिसीजन हमारा नहीं। हम आपको सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि ऑप्शन आपके हाथ में होना चाहिए कि अगर आप चाहो या आपका बेटा चाहे खेती करना चाहे तो वो खेती करे, और अगर वो खेती नहीं करना चाहे तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन बने। सही? अब आप क्यों कह रहे हो कि खेती में नहीं जाना चाहता? क्योंकि खेती सस्टेनेबल नहीं है। काफी लोगों ने कहा भाई इसमें पैसा नहीं बनता है, घाटे का सौदा है। तो पहला काम हमारा, जो मैंने जमीन की बात की, जमीन बनाओ तो इसमें प्रोटेक्शन मिले, आपको घाटा ना हो। मगर वहां नहीं रुकना चाहते हम कहते हैं कि आपके बेटों को वही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो बाकी लोगों को है। और अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी? रोजगार से आएगी। और किस प्रकार के रोजगार से आएगी? सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो हमने पिछले 5-7 साल में ये मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बात शुरू की है। आपने सुना है इसके बारे में? दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई और दिल्ली कलकत्ता, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर। तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रीढ़ की हड्डी नेटवर्क तैयार कर दिया है, और वहां अब बहुत सारे उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग के उद्योग लगेंगे, और आपके बच्चों को चॉइस मिलेगी, खेती की चॉइस या रोजगार की चॉइस। वो हम आपको ऑप्शन देना चाहते हैं। अब आप ऑप्शन लो या ना लो, वो आपके हाथों में। हमारी राजनीति आपको चॉइस देने की राजनीति है। हमारी राजनीति आपको ऑर्डर देने की राजनीति नहीं, वो बीजेपी का काम है। हम चाहते हैं कि आपकी जो शक्ति है उसका प्रयोग हिंदुस्तान करे। हम आपको यह नहीं कहना चाहते कि भैया आप ऐसे करो, जो आप करना चाहते हो आप करो। हम आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। राजनीति की बात उठी, हुड्डा जी बैठे हैं, जयराम रमेश जी बैठे हैं, काफी शिकायत आती है, जयराम जी के बारे में भी शिकायत आती है कि भाई मंत्री नहीं सुनते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, उनको बहुत काम करना पड़ता है। शिकायत है, बोलो। हाँ। नहीं, इनकी हाँ, तो यही बात है। तो प्रॉब्लम क्या है? 2-3 जगह से बात उठी, टिकट की बात उठी। आपने कहा, आपने जाकर जी ने कहा कि भाई कैबिनेट में किसान नहीं दिखते। उन्होंने कहा कि टिकट जब बैठते हैं तो किसान नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो हमारी प्रोसेसेस है, टिकट चुनने का जो सिस्टम है, पार्टी के जो पोजीशंस है उसके चुनने का जो सिस्टम है, उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं। सीधी बात। और जब तक हमने इस बात को नहीं बदला, तब तक हम ऐसे भाषण कर सकते हैं और ऐसी मतलब मीटिंग्स कर सकते हैं, मैनिफेस्टो में आपकी आवाज आ सकती है। मगर मैं अब 10 साल से राजनीति में हूं, आवाज डालने के लिए शक्ति की भी जरूरत होती है। और जब तक आपको हमने मेन डिसीजन में नहीं डाला, टिकट के डिसीजन में नहीं डाला, तब तक आपके हाथों में शक्ति नहीं आ सकती। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस इलेक्शन में 15-16 सीटों को हमने खुल के लोगों से पूछकर हमने टिकट देने का काम किया है। और यह मेरी सोच है कि एक ऐसा दिन आए जब ऐसी मीटिंग जरूर हो
मगर जब टिकट की बात आए तो आपकी लाइन लग जाए कि भैया हम इसको चाहते हैं, हम इसको नहीं चाहते। किसानों की, मजदूरों की, जो भी आए। आजकल क्या होता है, आजकल हुड्डा जी और मैं, जयराम जी टिकट चुनते हैं। सही बात है, हुड्डा जी सब मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। मगर ऐसा दिन आना चाहिए, अशोक भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा दिन आना चाहिए जब किसान चुने, मजदूर चुने, और जो एमपी साहब बैठे इनको लगे कि भैया मैंने काम नहीं किया तो कहीं से दबाव तो पड़े। ये कितने सालों बाद होगा? ये मैं 5-7 साल में कर दूंगा। मेरी सोच है कि इसको 5 साल में इसको कर दूं, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम आपको समझना है। नो, आई विल डू इट। मेरा प्रॉब्लम आपको समझना है कि ये जो निर्णय होते हैं, और हुड्डा जी भी आपको बता देंगे, आसान निर्णय नहीं होते। इसमें लोग गुस्सा हो जाते हैं, जोर लगता है, कोई उदास हो जाता है। मैं कहता हूं भैया आप लोग चुनो, करो। तो ये अगर आप सब पार्टीज को देखें, बीजेपी को देख लें, कांग्रेस को देख लें, लेफ्ट फ्रंट को देख लें, सीपीएम को देख लें, सबको देख लें, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और बहुत मतलब आजकल बहुत लोग हैं जो इस पे मतलब अपना ओपिनियन देते हैं, भाषण देते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं। मगर मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम सीधी बात है, हिंदुस्तान को लोकसभा और विधानसभाएं चलाती हैं। 4,500 विधानसभा में, तकरीबन 700-750 लोग लोकसभा में। पूरा हिंदुस्तान 5 साल में एक बार वोट डालता है, ठीक है। मगर वो जो 5-6 हजार लोग हैं, उनको विधानसभा में डालते कौन है? कितने लोग डालते हैं? नहीं, आप लोग नहीं डालते हो। आप लोग नहीं डालते हो, आप लोग सोचते हो कि आप लोग डालते हो। सिलेक्शन कौन करता है भैया? 200-300 लोग करते हैं, 400 लोग करते हैं, 500 लोग करते हैं। उनमें मैं शामिल हूं, उनमें हुड्डा जी शामिल है। जब तक 500 लोगों से लेकर आप इस नंबर को 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख तक नहीं पहुंचाएंगे तो यहां जो भ्रष्टाचार है वो रहेगा। और जब तक हम उस डिसीजन में युवा को, किसान को, मजदूर को, दलित को, आदिवासी को नहीं डालेंगे। पूछना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी राहुल जी के विचार में आप झांक सकें। राहुल जी, आप भट्टा परसोल गए, अब तप्पल गए, किसानों से मिले, आपकी क्या सोच रही कि आप हमें आकर कहे कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून बदलना है, इस अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून बदलो और किसानों को ज्यादा मुआवजा दो? आपने देखा क्या भट्टा परसोल में, आपने देखा क्या टप्पल में, और अलग अलग जगह आप नियमगिरी गए, आप देखे। तो अगर आपकी क्या सोच है इन लोगों को अगर आप बता सके तो मैं समझता हूं इनको भी फायदा होगा। सिर्फ भट्टा परसोल नहीं, ये न्यामगिरी में और पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा था कि किसान की जमीन थी, एग्रीकल्चरल जमीन थी, और उसके हाथ में शक्ति नहीं थी। यूपी में मैंने देखा, यूपी की सरकार एक दिन ऑर्डर देती थी, दूसरे दिन गायब। कहीं फॉर्मूला 1 ट्रैक बना दिया। फॉर्मूला 1 ट्रैक को एक बार साल में यूज किया जाता है, एक बार, ठीक है। और वो भी भैया आपने देखा है कैसे मतलब चल रहा है, शायद वो 2-3 साल में बंद भी हो जाए। बंद हो गया तो देखिए कितने किसानों की जमीन थी, और 1 मिनट में भैया फॉर्मूला 1 देखना है, गाड़ियां चक्कर काटेंगी, हम देखेंगे, किसान से जमीन ले लो। तो न्याय होना चाहिए। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसको हम कहते हैं कि भैया अगर आप जमीन बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो,
मगर जब किसान की जमीन होती है तो उससे हम कहते थे कि भैया अगर हम आपकी जमीन लेना चाहते हैं तो आपकी जमीन ले सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। और तरीका भी गलत था। भट्टा परसोल में गया और वहां में एक महिला थी, वो रो रही थी और मैंने उससे बातचीत में पूछा क्या हुआ, और उसने कहा देखिए एक दिन मेरे पास आए और मुझे कहा कि भैया ये जमीन आपकी नहीं है, कुछ लिखा नहीं, जिनको सरकार ने जमीन दी वो आ गए, उन्होंने कहा ये तुम्हारी नहीं। तो मैंने कहा मैं समझ गया बात, दुख हुआ होगा आपको। और उसने कहा नहीं मुझे इस कारण दुख नहीं हुआ, मुझे दुख दूसरे कारण हुआ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि जमीन पे मेरी फसल थी और मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी फसल है, मुझे ये फसल निकलने दो, और उन्होंने जाके मेरी फसल जला दी। अब देखो ये सोच है कि हम उसको दबाएंगे, सिर्फ दबाएंगे नहीं मगर दबाने के बाद उसको जूता भी मारेंगे। इसलिए मैंने जयराम रमेश जी से बात शुरू की कि भैया इस बात को बदलना है। अच्छा, मैं न्यामगिरी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं, वहां भी यही हो रहा है। मेन बात क्या है भैया, ये किसान की बात नहीं है, बात यह है जो कमजोर है उससे छीनो, और अगर मजबूत आदमी है, पैसा है तो छीन सकता है, उसके खिलाफ हूं मैं। चाहे वो मजबूत हो, जाके वो बात कर ले और कमजोर आदमी उससे बात कर सके और कहे कि यह मेरा अधिकार है, तुम नहीं कर सकते। यह हर हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए। न्यामगिरी में क्या हुआ, वेदांता क्या है, क्या था वेदांता, क्या थी? बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हाँ, और बहुत बड़ी कंपनी। पहले क्या हुआ करती थी? धंधा करती थी, व्यापार करती। बट what was it? It was कबाड़ी। But what was the where did they get the aluminium industry from? वो तो जमीन से बॉक्साइट उठाती थी। खनिज तो नीचे से किसका है ये? ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे न्यामगिरी में, क्या कह रहे थे न्यामगिरी में, क्या कह रहे थे लोग? मैं गया वहां और उन्होंने कहा देखिए ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा धर्म है, हम 15-20 हजार लोग हैं और हमारा अधिकार बनता है कि अगर ये पहाड़ लेना चाहते हैं तो ये पंचायतों से पूछ लें, गांव हमारा है, रूल में है। और वहां क्या हो रहा था, वो पंचायतों से नहीं पूछ रहे थे, वो ले रहे थे जमीन। जब पंचायतों से उन्होंने पूछा, पंचायतों ने कहा नहीं हम देना नहीं चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि आधा हिंदुस्तान रोए और आधा हिंदुस्तान बढ़े। हम चाहते हैं कि सब लोग खुश हों, चाहे वो किसान हो, मजदूर। तो ये लंबा जवाब है आपका। नहीं राहुल जी, आपने सही कहा। एक और छोटा सा प्रश्न है। आपने पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश में 10 लाख महिलाओं को महिला बचत समूह में एकत्रित किया है। ये खुद आपने किया है, मैंने देखा है कि 10 लाख महिलाएं एक छोटा काम नहीं है। हमारा राज्य सरकार वहां 25 साल से नहीं है, राजनीतिक वातावरण सकारात्मक नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, पर 40 जिलों में 10 लाख महिलाओं को, करीब 1 लाख महिला बचत समूहों में एकत्रित करना और उनको बैंकों से जोड़ना, ये इनकी भूमिका रही है और इनका बड़ा योगदान रहा है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने ये क्या क्यों नहीं? और आप मुझसे बहुत कहते हैं, ये मुझसे आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? कहते हो ना, बिल्कुल चुप है। ये कहते हैं मेरे पास, कहते हैं तुमने ये काम किया, यूपी में 10 लाख महिलाओं को खड़ा किया, बैंक से जोड़ा, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और मैं इनसे कहता हूं मैं नहीं करूंगा, मैं करना नहीं चाहता हूं। अभी तो करिए। नहीं, मगर मैं, अब आपने बोल दिया, मगर क्यों नहीं करता हूं? नहीं, देखिए लोग 2 तरीके के होते हैं।
एक जो काम करता है, दूसरा जो बात करता है। मेरे पिता ने मुझे कहा था, मैंने उनसे कहा, पापा आप पूरा दिन काम करते हो, इसके बारे में बोलते क्यों नहीं हो? बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, काम बोलेगा। और आज कल मैंने भाषण दिया, आपके जेब में फोन है, ये मोबाइल फोन है, ये उनके काम ने आपके जेब में डाला है, ठीक है? अब आप देखो, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, सबसे सीनियर नेता वाजपेयी जी, अडवाणी जी, उनके टॉप नेताओं ने उस समय क्या कहा था? नहीं, उस समय कंप्यूटर बॉय का नाम दिया, मजाक उड़ाया और भाषण दिए कि भाई कंप्यूटर से हिंदुस्तान का क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा पूरा, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और फिर 15 साल बाद जब काम करने वाला चला गया, वो लोग खड़े हुए और प्रमोद महाजन जी ने कहा कंप्यूटर का काम हमने किया। याद है आपको? वाजपेयी जी ने कहा कि भैया कंप्यूटर की बात तो हमने की। अब देखिए सरदार पटेल को उठा लिया। सरदार पटेल जिसने आरएसएस के बारे में उनके अगेंस्ट बात बोली, उसको आरएसएस के लोग कह रहे हैं, उनको आरएसएस के लोग कह रहे हैं भैया ये तो हमारे हैं। अब आप देखना 2-3 साल में भैया, अच्छा व्हाइट रेवोल्यूशन जो सफेद क्रांति जो हुई, किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। मगर गुजरात में बीजेपी के लोग कहते भैया हमने की। आने वाले समय में कहेंगे भैया ये जो भोजन का अधिकार है ये भी हमारी सोच थी, मनरेगा है ये भी हमारी सोच है। तो मैं इसके बारे में बात कम करता हूं, मगर मुझे एक बात सीखने को मिली है। और आपने कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, मगर मैंने बड़ा काम नहीं किया है। मुझे महिलाओं से एक बात सीखने को मिली है, और 10 लाख जो यूपी में महिलाएं हैं और बाकी हिंदुस्तान में जो महिलाएं, हिंदुस्तान की जो शक्ति है, सच्ची शक्ति, वो इनमें है। हम लोग आप भी शादी कर लो सर, वो हो जाएगा। आज का सबसे सकारात्मक सुझाव जो आया है किसान सम्मेलन बात में। हाँ, सही बात है। मगर जिसने सुझाव किसने दिया है? आपने दिया। अभी करते हैं। आपको किसान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मगर हम, सच्ची शक्ति इनमें है और इस शक्ति का हमें प्रयोग करना है। मैंने आपको 5 साल 7 साल की बात कही। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ऐसा समय आए जब हम लोकसभा को देखें और आधी लोकसभा में महिलाएं हो और आधी लोकसभा में पुरुष हो, और वही विधानसभा में दिखाई दे और पंचायत में तो हो गया। साथियों, आज राहुल जी ने एक मिनट राहुल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज का समारोह घोषणा का समारोह के लिए नहीं था, पर उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस की सरकार जब आएगी